हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप डीएलएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस या फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस हो या फिर कोई अन्य एग्जाम जहां पर आपके हिंदी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको अपने एग्जाम में 100% हेल्प मिलेगी। और वो भी दोस्तों थ्योरी के साथ, नियम के साथ हम सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब डिटेल्स 24 से जुड़ सकते हैं, इससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है एकैक शब्द का संधि विच्छेद है। एकैक शब्द का संधि विच्छेद है एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक है या फिर एक जोड़ एक है। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, ये जो है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। और वृद्धि संधि जो होता है आपका स्वर संधि का एक प्रकार होता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं वो सही है। ये आपका नहीं होगा, एक जोड़ एक भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। एक जोड़ एक जो होता है वो होता है एकैक। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर आपका अ या आ के बाद क्या आए, ए या फिर अ आए, तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है अ। या फिर अ या आ के बाद जो है आपका क्या है, ए या अ आए, तो आपका बनता है अ। और यही नियम यहाँ पर लगा है। क्वा में अ हो गया आपका, और इधर जो है दे सकते हैं ए आ गया, तो आपका बन गया क्या? आपका अ बन गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कहता है अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया किस समास का उदाहरण है? मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जितने बच्चे द्वंद्व समास दे रहे हैं वो सभी सही है। आपका द्विगु नहीं होगा, बहुब्री नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। द्विगु किसको बोलते हैं? जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु बोलते हैं। बहुब्री किसको बोलते हैं? जिससे क्या हो, एक अलग अर्थ का बोध हो। जिससे एक अलग अर्थ का बोध हो, यानी जिस समास से एक अलग अर्थ का बोध हो, उसको बोलते हैं बहुब्री। आपका तत्पुरुष क्या होता है? जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष बोलते हैं। और प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद आपका गौण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी ये आपका अलंकार का क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान है? इसमें भी मैं एक का उपमा भी नहीं है, ये आपका भ्रांतिमान भी नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपका रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है? कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रूपक। इसके अंदर जो है वो रूपक अलंकार है। और मैं इस रूपक अलंकार को समझने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए 3 शब्द को समझना बहुत जरूरी है। वो है आपका पहला उपमा, दूसरा है उपमान, उपमान है, तीसरा है आपका उपमेय। उपमेय तीसरा आपका उपमेय है। जब आप इसको समझ जाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अलंकार का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आप उसको देखिएगा। उसके बाद आपको इससे अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। कहता है इंटॉलरेंस का हिंदी अर्थ क्या है? इंटॉलरेंस का हिंदी अर्थ क्या है? दोस्तों कभी कभी इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश दे दिया जाएगा और उसका हिंदी वर्ड पूछा जाएगा, हिंदी मीनिंग पूछा जाएगा कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। थोड़ा नम्रता होता है, प्रभावित होता है, असहिष्णुता होता है, या फिर आपका असहयोग होता है। क्या होता है इसका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों असहिष्णुता। असहिष्णुता होता है इंटॉलरेंस का हिंदी। ये कहते किसको है? असहिष्णुता कहते किसको है? जैसे एक व्यक्ति किसी एक धर्म का है और वो व्यक्ति किसी अन्य धर्म के
विचारों को नहीं समझता है, उसके भावनाओं को नहीं समझता है, उस व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, असहिष्णुता वर्ड का यूज करते हैं। आपका अथवा नम्रता का आपका हो गया दोस्तों क्या, हम्बलनेस होता है, प्रभावित का इफेक्टिव होता है, और सहयोग का नॉन कोऑपरेटिव होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक अनार 100 बीमार का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा। ये जो मुहावरा दिया है एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 कहता है बीमार को अनार खाने को देना चाहिए, 2 कहता है बहुत थक जाना, 3 कहता है लिपट जाना, 4 कहता है वस्तु एक लेने वाले अनेक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 वस्तु एक लेने वाले अनेक। लिपट जाना का मतलब होता है दोस्तों आपका होता है दोस्तों क्या, गले लग जाना होता है, और बहुत थक जाना का होता है अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत थक जाना। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कहता है आँख का अंधा नाम का नयन सुख। क्या गजब का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। ये जो लोकोक्ति है इसका उपयुक्त अर्थ क्या है। अत्यधिक प्रिय होना, आँखों से कम दिखाई देना, गुण के विरुद्ध नाम होना, या फिर सुंदर पर हानिकारक, यानी सुंदर भी है और हानिकारक भी है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी जैसा व्यक्ति के अंदर गुण है उस तरह से उसका नाम नहीं है, उसका नाम जो है बढ़ा चढ़ाकर रखा गया है, उसी को बोलते हैं क्या, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। इसमें से शुद्ध वाक्य क्या कौन सा है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम होता है, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, उसके अंदर कई दोष है, आकाश बहुत उच्च है। कौन सा वाक्य जो है सही है। तो मैं आपको बता दूं, कठोर सबसे, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम, मधुरतम यहाँ पर नहीं होगा, अगर यहीं पे मधुर होता तो फिर सही हो जाता, सबसे मधुर है ये सही होता, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। उसके अंदर कई दोष है, अंदर नहीं होता है, उसमें दोष होता है, उसके अंदर नहीं होता, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। आकाश बहुत उच्च है, उच्च नहीं होता है, ऊंचा होता है आकाश, तो ऑप्शन नंबर हो गया 2 सही। दोस्तों आप इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन को छांट भी सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। ये वाच्य ज्ञात करना है, वाच्य बताना है। इसमें कौन सा वाच्य है। दीपक कपड़े साफ कर रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है। दीपक कपड़े साफ कर रहा है, कौन सा वाच्य है। कर्तरी वाच्य है, अकर्मक वाच्य है, अकर्म वाच्य है, या फिर भाव वाच्य है, कर्म वाच्य है, कौन सा वाच्य है इसमें। तो मैं बता दूं दोस्त कर रहा है, यानी ये क्या है, करता है, इसलिए इसमें हो जाएगा क्या, कर्तरी वाच्य आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भगवान तुम्हारा भला करे। यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। आज्ञार्थक है, संकेतार्थक है, विधानार्थक है, या फिर इच्छार्थक वाक्य है। भगवान तुम्हारा भला करे, इसमें कौन सा, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये इच्छार्थक वाक्य है। मेरी इच्छा है कि आपको जो है भगवान भला करे, ये इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है, आपका आज्ञा नहीं है, आज्ञा तो दिया नहीं जा रहा है, इसके अंदर संकेत भी नहीं दी जा रही है, विधानार्थक भी नहीं है, ये है आपका इच्छार्थक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है। उपमा अलंकार किस पंक्ति में है। तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये जो आपका ये अनुप्रास अलंकार है। तट तमाल तरुवर बहुछाए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास क्या होता है, जब एक वर्ड होता है क्या होता है, रिपीट होता है। जब यहाँ पर तो जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। मनु मंदन दुडुम्बी दिनहि, ये जो है आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, रहो तुम उत्तरा के पास ही, ये कौन सा अलंकार है, ये आपका लटानुप्रास है। लटानुप्रास क्या होता है, जब
एक शब्द या फिर एक वाक्य जो है वो उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, रिपीट होता है, तो हम बोलते हैं क्या कि उसके अंदर लटानुप्रास है। जैसे यहाँ पर उतरा है और यहाँ पर भी उतरा है, दो शब्द यहाँ पर रिपीट हुआ है, एक शब्द उतरा, तो जी जो अर्थ उतरा का यहाँ पर है वही अर्थ उत्तरा का यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों का अर्थ जो है वो सेम है, तो ये आपका लटानुप्रास हो गया। तो ये तो आपका हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बच गया 4। उपमा अलंकार क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी की उपमा दी जाती है, उपमा यानी उसके तुलना की जाती है जब किसी से, तो उसके अंदर उपमा अलंकार होता है। जैसे इसको देखेंगे हम, लिखा हुआ है हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। पूर्णेंदु यानी पूर्णिमा का जो चंद्र होता है उस चंद्र के समान मुख खिल गया, यानी चंद्र के समान जो है वर्णन कर रहा है, उपमा दी जा रही है, किसके समान मुख खिल गया, तो चंद्र के समान मुख खिल गया। तो इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार है, इसमें जो है आपका उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, यानी इसमें आपको मिश्र वाक्य बताना है, कौन सा मिश्र वाक्य है। कहता है जो लेखक अच्छे होते हैं उनकी पुस्तकें सब पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है जो लेखक अच्छे होते हैं उनकी पुस्तकें सब पढ़ते हैं। 2 कहता है सर विलियम्स जोन्स संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान थे, सूरज उगा और कुहासा फटा, गुलाब जी ने अपनी कविता पढ़कर सुनाई। तो मैं बता दूं ये जो है एक सिंपल वाक्य है आपका, ये सिंपल वाक्य है, और ये भी जो है वो सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। सूरज उगा और कुहासा फटा, ये और क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये जो हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। तो बचा एक, कहता है जो लेखक अच्छे होते हैं उनकी पुस्तकें सब पढ़ते हैं, ये आपका जो है वो मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, जब एक वाक्य की प्रधानता होती है और दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम मिश्र वाक्य। यानी पुस्तकें तभी पढ़ी जाएगी जब लेखक लिखेंगे, यानी जो लिखने वाले हैं उनकी पुस्तकें सब पढ़ते हैं, अच्छे लिखते हैं, सब पढ़ते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 13 नंबर कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें यमक अलंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं कोई, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्ड नहीं, अक्षर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका अनुप्रास नहीं होगा। उपमा अलंकार यानी उपमा यानी किसी से तुलना नहीं की जा रही है, तो ये आपका उपमा अलंकार नहीं हो गया। बच गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ये जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर हम बात करें कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, तो मैं बता दूं आपको, जहां समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कनक और स्वर्ण जो है वो क्या है, दोनों एक समान है, इसी से क्या किया जा रहा है, उपमेय दिया जा रहा है कि मैं ले चला साथ में तुझे कनक, यानी कनक से कहा जा रहा है कि मैं तुझे उसी समान ले चला जिस समान भिक्षुक जो है स्वर्ण लेकर जाते हैं, यानी स्वर्ण हो गया आपका, कनक जो है, ये दोनों क्या है, दोनों में समानता है, समानता की कल्पना है, समानता की संभावना से उपमेय दिया जा रहा है। तो ये आपका हो गया कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देख सकते हैं, कहता है चौपाही छंद में कितने चरण होते हैं, चौपाही छंद में कितने चरण होते हैं, 6 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 3 होता है, कितने चरण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है वो है 4 चरण होते हैं। चौपाही में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है वो क्या होता है, 16 मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, और आपका जो है 4 चरण होता है चौपाई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, ये गणों की संख्या कितनी मानी गई है, यानी कितने गण हैं, गणों की संख्या कितनी है, 10 है, 8 है, 13 है, 20 है, कितने, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। 10, 8, 13, 20, तो इसका सही आंसर है
गण की संख्या जो है वो 8 होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड 8 होता है। कौन कौन है मैं एक बार नाम बता देता हूँ, आप लोग जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा। पहला है यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। ये 8 आपके गण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। ये रस का क्वेश्चन है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। मैं बता देता हूँ जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा होता है। ये जो है किस रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत, अद्भुत जो है क्या है, आश्चर्य का है। भयानक किसका है, भयानक जल्दी से बताइएगा भयानक किसका है, तो भयानक है आपका भय का। रौद्र है आपका क्रोध का। तो शेष बच गया आपका घृणा का, क्या है विभत्स। आपका घृणा का सही आंसर है। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, तो विभत्स का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा है, हास है, भय है, रति है, क्रोध है, कौन सा है। क्रोध तो आपका होगा नहीं, क्योंकि क्रोध जो होता है वो होता है, तो इसका अस्थाई भाव क्या हो गया आपका रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। क्रोध आपका हो गया रौद्र का, भय हो गया भयानक, और हास्य का हास हो गया जब हम क्या करते हैं हंसते हैं। हंसने की भावना जब होती है हमारे अंदर तो हम क्या कहते हैं उसको हास्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो उसमें कौन सा गुण होता है। जिसमें स्वच्छता हो, सरलता हो और सहज ग्राह्यता हो, सहज ग्रहण करने की क्षमता हो। ग्राह्यता का मतलब है ग्रहण करने की क्षमता हो, क्या कहते हैं उसको, ओज, माधुर्य, प्रसाद, कांति, उसको हम कहेंगे दोस्तों प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है, तो प्रसाद का मतलब होता है निर्मलता या फिर प्रसन्नता। प्रसन्नता, निर्मलता हम कह सकते हैं प्रसाद का अर्थ होता है, जिसमें क्या होता है स्वच्छता भी होता है, सरलता भी होता है और सहज ग्राह्यता, सहज ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 18 का सही आंसर प्रसाद, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नदी बहती जा रही है में रेखांकित पद को पहचानिए। नदी बहती जा रही है में रेखांकित पदबंध पहचानिए। पदबंध पहचानने को इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है या फिर आपका सर्वनाम पदबंध है। पदबंध कहते किसको हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो अगर संज्ञा, कई संज्ञा मिलकर जो है एक पद का निर्माण करता है तो उसको हम संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध कहते हैं दोस्तों। अगर कई विशेषण जो है वो कई विशेषण मिलकर आते हैं, कई विशेषण मिलकर आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि विशेषण पदबंध होता है। कई सर्वनाम आते हैं तो वहाँ पर सर्वनाम पदबंध होता है। तो मैं बता दूँ संज्ञा पदबंध होता है जहाँ पर कई संज्ञा आती है और जिस संज्ञा की प्रधानता होती है वो पहले आती है और जो है और बाकी सब बाद में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहती जा रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है क्रिया, क्या है क्रिया पदबंध है। यहाँ पर कई क्रिया आ रहा है, बहना है, फिर बहती यानी साथ साथ बहती जा रही है, बहती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कई सारी क्रिया है, बहना है, जाना है, उसके बाद रही है, बहुत सारी क्रिया है इसके अंदर। तो बहती जा रही है में क्या हो गया आपका ये क्रिया पदबंध है आपका। जहाँ पर कई संज्ञा होता तो संज्ञा पदबंध होता, तो कई विशेषण होते तो कि विशेषण पदबंध होते, अगर कई सर्वनाम होते तो आपके सर्वनाम पदबंध होते। यानी आपका कहने का सीधा सा मतलब है पदबंध उसी को कहते हैं जहाँ पर कई पद जो है एक साथ आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या पदबंध। क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिएगा, इसमें कह रहा है पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार के अंदर कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो मैं बता दूं पुरस्कार में जो है वो है आपका कौन सा स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ कौन सा है, तो आपका है स्वर्ग संधि। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन कहता है महात्मा में कौन सा समास है। हमने पहले भी एक बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को कि महात्मा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है या फिर बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास आपका होगा नहीं, क्योंकि इस द्वंद्व समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो, इसमें दो पद तो है नहीं। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो है विशेषण होता है या फिर गौण होता है। द्विगु समास में होता है कि प्रथम पद क्या होगा आपका, संख्यावाचक हो, तो संख्यावाचक है नहीं, ये बच गया एक बहुब्रीहि समास। अगर इसका हम विग्रह करते हैं महात्मा का, तो महात्मा का विग्रह क्या होगा, महान है आत्मा जिसकी, यानी महात्मा हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कहता है बहुत घमंड होना के लिए उचित मुहावरे का चयन करें। बहुत घमंड होना का मुहावरा क्या होगा, कलेजा पसीजना, कोढ़ में खाज होना, पत्ता खरना, दिमाग सातवें आसमान पर होना। बहुत घमंड होना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। बहुत घमंड होना, तो सीधा सा जवाब है आपका दिमाग जो है कहाँ होना चाहिए, सतवां आसमान पर होना चाहिए। तो यानी आप क्या हैं, बहुत घमंडी हैं। अगर आपका दिमाग सतवां आसमान पर है तो आप जो है बहुत घमंडी हैं। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिमाग सातवें आसमान पर होना। अगर हम बात करें कलेजा पसीजना का, तो आपका कलेजा पसीजना का होता है दया आना, कोढ़ में खाज होना, संकट पर संकट आना। कोढ़ में खाज होना मतलब संकट पर संकट आना। पत्ता खरना, पत्ता खरना का होता है, पत्ता खरना का आशंका होना होता है, पत्ता खरना का आशंका होना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अपनी करनी पार उतरनी यानी हम जो करेंगे वो हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है, अपना माल बचाकर दूसरों का माल, स्वयं की परिश्रम ही काम आता है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु, ओछा आदमी अधिक इतराता है। यानी अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ जो है आपका क्या होगा, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम तब जाकर क्वालिफाई कीजिएगा, पास कीजिएगा जब आप खुद पढ़ाई करेंगे। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हम बस हेल्प कर सकते हैं। पढ़ाई आपको खुद करनी होगी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये वही है अपनी करनी पार उतरनी, यानी जब आप कोई काम करेंगे तभी उस काम में आप सफल होंगे। दूसरे के भरोसे सफलता कभी नहीं मिलती है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द बताइए। यानी टोल टैक्स का हिंदी क्या होता है, पथकर होता है, पुनर्भरण होता है, राहगीर होता है, व्यापार शुल्क होता है। क्या होता है आपका, टोल टैक्स मतलब आपका होता है पथकर। जब आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाइएगा तो रास्ते में मिल जाएगा आपको टोल टैक्स, जहाँ पर टैक्स लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोड टैक्स कहते हैं। उसी को क्या हो कहते हैं हम, टोल टैक्स भी कहते हैं। पुनर्भरण बोलते हैं आपको किसको, पुनर्भरण बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन को बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन जो होता है आपका, पुनर्भरण होता है। राहगीर जो होता है वो होता है आपका पैसर बॉय होता है, पैसर बॉय हम कह सकते हैं ना, पैसर बॉय। राहगीर होता है। व्यापार शुल्क आपका ट्रेड क्या होता है, ट्रेड ड्यूटी। व्यापार शुल्क ट्रेड ड्यूटी होता है इसका, व्यापार शुल्क। क्वेश्चन नंबर 25 ये देखिएगा, कहता है रात भर कैसे जागा जाएगा, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। रात भर कैसे जागा जाएगा, यह वाक्य जो है वो किस वाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। किस वाच्य का उदाहरण है, किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। रात भर कैसे जागा जाएगा, इसमें जो है कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य है। इसके अंदर सिर्फ भाव प्रकट हो रहा है कि रात भर कैसे जागा जाएगा। कर्तृवाच्य तब होता है जब होता है तो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग होता है, तो उसमें होता है आपका कर्तृवाच्य होता है।
अगर हम बात करें कर्मवाच्य का, तो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा तो उसमें होगा कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य में क्या होगा कि ना तो कर्ता के अकॉर्डिंग और ना ही कर्म के अकॉर्डिंग, एक अन्य भाव के अकॉर्डिंग जो है आपका क्रिया का प्रयोग होगा, तो उसमें जो है भाववाच्य उसमें होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रात भर कैसे जागा जाएगा, यहाँ पर एक भाव दिया जा रहा है कि रात भर कैसे जागा जाएगा, तो इसमें हो गया भाववाच्य हो गया। इसका जो है इसमें क्रिया का प्रयोग जो है वो एक भाव के तहत जो है किया गया है, इसलिए इसके अंदर जो है आपका भाववाच्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें एक बता दूं, इसमें 5 नंबर का आपका जो होता है वो पैसेज से क्वेश्चन होता है, यानी इस पैसेज को पढ़ना है आपको, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और 5 क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है दिन भर, पढ़िएगा सही से, कहता है दिन भर की दौड़ भाग वाली दिनचर्या और कठोर परिश्रम करने के बाद जब मनुष्य थक जाता है तो स्वयं को आराम और मानसिक सुकून प्रदान करने के लिए उसे शांति की आवश्यकता होती है। मनोरंजन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव थोड़ी देर के लिए कठिन परिश्रम से छुटकारा पाकर अपने आप को सुखद अवस्था में ले आता है। मनोरंजन सभी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आगे है प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार मनोरंजन की सामग्री ढूंढता है, यानी अपने रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार जो है मनोरंजन की सामग्री ढूंढता है। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर आधारित कथाओं से, साहित्यिक व्यक्ति उपन्यासों और कहानियों से, आगे है शारीरिक व्यक्ति जो है बल में अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति खेलकूद से के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं। आगे है टेलीविज़न मनोरंजन का एक वैज्ञानिक साधनों में से प्रमुख है। टेलीविज़न क्या है? वैज्ञानिक साधनों में से एक प्रमुख है। इसके द्वारा सबसे ज़्यादा संख्या में लोग मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसमें इतना आकर्षण है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर वर्ग के लोग इससे आकर्षित होते हैं। आगे कहता है इसके द्वारा गाने, वार्तालाप, कहानी और कवि सम्मेलन के साथ साथ देश और दुनिया की खबरें भी प्राप्त होती है। सिनेमा भी मनोरंजन का साधन है। सिनेमा में बोलते हुए और चलते हुए चित्र प्रदर्शित होते हैं। सिनेमा में बहुत वार्तालाप को बहुत प्रभावशाली और मनोरंजन रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इससे भी हर वर्ग के व्यक्ति का मनोरंजन होता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 26, जो पैसेज पढ़े हैं इसको पढ़ने के बाद अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, यानी सुकून पाने के लिए क्या करना चाहिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो सुख पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मनोरंजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 27 की बात करें तो देख सकते हैं, कहता है मनोरंजन के वैज्ञानिक साधनों में से कौन सा प्रमुख है। वैज्ञानिक साधन जैसा कि हमने पढ़ा है, टेलीविज़न जो है एक क्या है? वैज्ञानिक साधनों में से एक प्रमुख साधन है मनोरंजन के। नाचना नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगा और बातचीत आपका नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी शीर्षक क्या देंगे इस गद्यांश को। दिनचर्या, सिनेमा का लाभ, मनोरंजन के साधन, टेलीविज़न नहीं दे सकते हैं, सिनेमा का लाभ भी नहीं दे सकते हैं, दिनचर्या तो होगा ही नहीं। आपका एक ही बचा मनोरंजन के साधन, यानी मनोरंजन के साधन पर ही इस पैसेज में बात करी गई है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है दिए गए वाक्य का क्या तात्पर्य है, ज्ञात कीजिए। इससे हर वर्ग के व्यक्ति का मनोरंजन होता है, यानी इससे हर वर्ग के व्यक्ति का मनोरंजन होने का अर्थ क्या है? हर आयु हर वर्ग के लोग जो है, हर आयु हर वर्ग के लोगों का मनोरंजन इसके द्वारा होता है। इससे हर वर्ग के व्यक्ति का मनोरंजन होने कहने का अर्थ क्या है? हर वर्ग के लोगों का मनोरंजन इसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 हो गया। अब 30 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा जा रहा है क्या? प्रत्येक
प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन किसके द्वारा ढूंढता है? प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन किसके द्वारा ढूंढता है? परिश्रम के द्वारा, रुचि के द्वारा, बातचीत के द्वारा या फिर क्षेत्र द्वारा? तो प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन जो ढूंढता है वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ढूंढता है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है अपने मनोरंजन को ढूंढता है। परिश्रम नहीं होगा आपका, बातचीत और क्षेत्र द्वारा नहीं होगा, बच गया आपका एक जो है रुचि के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है लास्ट क्वेश्चन का सही हो गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।